नेशनल स्टडीज में पैट्रियार्की कर रहे थे, लेकिन बर्किन में पैट्रियार्की, फॉर एग्जाम्पल मैं बर्किन में पैट्रियार्की नहीं था, और पहले नेशनलिज्म में पैट्रियार्की नहीं था, और बाद में आ गया ब्रिटिश से सीख के। तो ये तो बहुत ही मतलब अपने आप को आपसे मतलब अपने आप से पीछा मतलब सत्ता का पीछा छुड़ाने का एक बहुत ही आसान रास्ता है कि सब कुछ हमको उन्होंने ही सिखाया। ये जो हम तो बिल्कुल ही इतने हम तो बिल्कुल समान समाज में रहते थे, समान का ये सही नहीं है। आपको इतिहास आपने पढ़ा होगा, और हर समाज में नहीं सत्ता है, लेकिन संपत्ति के आधार पे, लिंग, जाति के आधार पे तरह तरह के हायरार्कीज थे और हैं। और प्रतिस्पर्धा किसी को मतलब हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। प्रतिस्पर्धा अपना तरह तरह के रूप देते हैं, तरह तरह के सामाजिक प्रतिस्पर्धा के रूप आते हैं। तो ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा या यूरोपीय प्रतिस्पर्धा का कुछ और था, और यहाँ के प्रतिस्पर्धा का कुछ और था। लेकिन आधुनिकता जो कि उपनिवेशवाद के साथ आया हमारे यहाँ, कॉलोनियल मॉडर्निटी जो आया, उस मॉडर्निटी के चलते जो अलग तरह के प्रैक्टिसेस थे, जैसे कि मैथ्स या वो सब, उन सबको हटा के ब्रिटिश मॉडर्निटी या कॉलोनियल मॉडर्निटी के रूप में हमारे समाज को जो करा, तो एक अलग तरह का पैट्रियार्की उभर गया है। इसका मतलब नहीं है कि पैट्रियार्की बिल्कुल नहीं था, जिसको सीखना पड़ा। ये वंदे मातरम इससे जिसे आपने एक उदाहरण के तौर पर कहा कि वंदे मातरम का मतलब है कि औरत को एक अच्छा दर्जा, मातरम वही दर्जा दिया जा रहा है ना, माँ और भी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी पहचान किसी मर्द के साथ ना जुड़ा हुआ हो, और या फिर आप सोचिए कि आपको हर बार पति और पिता का ही दर्जा मिले और कोई दर्जा ना मिले, तो प्रॉब्लम है ना उसमें। वंदे मातरम में भी वही है, माता, आप माता हैं, आप माँ हैं, तो उसमें मुझे कोई प्रतिस्पर्धा की कमी नहीं है। डज द नेशन एग्जिस्ट कल्पना है, और ये लास्ट सवाल जो है कि राष्ट्रवाद क्या है, ये दोनों मेरे ख्याल से जुड़े हुए हैं, और आप दोनों मेरे ख्याल से ये पूछ रहे हैं इन डिफरेंट वेज कि क्या राष्ट्रवाद में अभी कुछ बाकी है जो हम पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें राष्ट्रवाद को छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगी कि राष्ट्रवाद जो है, जो मौजूदा जो राष्ट्रवाद है, वो काफ़ी मैस्कुलिनिस्ट है, काफ़ी मर्दानगी है, काफ़ी मर्दाना है। उसमें इस मौजूदा राष्ट्रवाद के साथ जोड़ना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हम एक अलग तरह के राष्ट्रवाद के बारे में सोच सकते हैं, जो कि सही मायने में जनतांत्रिक है। अब मैं कह रही हूँ सही मायने में जनतांत्रिक, इसका मतलब ये है कि नेशनल रिसोर्स करके, नेशनल इंटरेस्ट करके कोई चीज़ नहीं है। लोकैलिटी के अपने इंटरेस्ट हैं, लोकैलिटी के अपनी संपदा है, लोकैलिटी के अपनी ज़रूरतें हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक लूज तरह का अगर फेडरलिज्म हो रहा हो, लोकल गवर्नेंस और लोकल हित को सामने रखा जाएगा हुआ, तो एक लूज तरह का फेडरेशन मोड मुझे लगता है एक नेशनलिज्म पॉजिटिवली लिया जा सकता है, जिसमें जनतंत्र हम सबसे सेंटर में हम जनतंत्र को रखेंगे, डेमोक्रेसी को रखेंगे। जब हम डेमोक्रेसी को सेंटर में रखते हैं, तब हम हर समुदाय के सवाल को से जूझ सकते हैं, विवाद होगा, चर्चा होगी, तय करेंगे सब मिलके कि यहाँ के संपदा क्या वहाँ जाना चाहिए, क्या नर्मदा के पानी से दिल्ली में ट्रैफिक है चलेगी, तो ये निर्णय कौन होगा। तो वो एक बहुत ज़्यादा जो सेंट्रलाइज राष्ट्रीय हित वाली बात जो है, वो हम अगर छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि राष्ट्र की एक पुनर्कल्पना हम कर सकते हैं। तो आप दूसरा सवाल के साथ जो मैं बिल्कुल इन दोनों में सवाल एक साथ जोड़ रही हूँ, लेकिन आपने ये पूछा था कि क्या है सिर्फ एक कल्पना। जब हम कहते हैं कि काल्पनिक, मैं बार बार कह रही हूँ कि इमेजिन, इसका मतलब
वास्तव में ये नहीं है कि हमें हर रोज, अगर हमें इसको गढ़ना है तो हमें हर रोज उसकी कल्पना करनी चाहिए, मतलब उसको कल्पना बदलती रहती। तो मैं कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदू नेशनलिज्म में फर्क है या नहीं? कल्चरल नेशनलिज्म के कई रूप हो सकते हैं। हो सकता है कि इंडियन कल्चर की भी बात हो, लेकिन इंडियन कल्चर जो बहुत ही विविध हो सकता है। लेकिन हिंदू नेशनलिज्म सिर्फ एक कम्युनिटी पे आधारित है और उस कम्युनिटी में भी जो विविधताएं हैं वो हिंदू नेशनलिज्म को बर्दाश्त नहीं होती। जैसे 5-6 दिन पहले केरल में तिरुपति नाम एक जगह है, वहाँ एक स्वामी है, बहुत ही मशहूर और बहुत ही कैरिज्मेटिक स्वामी, काफ़ी जवान है वो, उनका नाम है स्वामी संदीपानंद गिरी, और वो भगवद गीता पे डिस्कोर्स देते हैं। वो भगवद गीता पे डिस्कोर्स दे रहे थे तिरुपति में और वहाँ जाके उन पे हमला हुआ, फिजिकल हमला हुआ, उनको मारा पीटा गया। RSS और भाजपा के लोगों ने उसको मारा पीटा, ये कहते हुए कि ये हिंदुइज्म के खिलाफ हो गया। अब संदीपानंद गिरी के जो डिस्कोर्सेस हैं वो हर कोई सुनता, मेरी माँ भी सुनती है, हर कोई सुनता है भगवद गीता पे। वो बहुत आदर और इज्जत के साथ भगवद गीता के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, भगवद गीता एक कम्युनिस्ट टेक्स्ट है और श्री कृष्ण सबसे पहले। मतलब ये कि वो भगवद गीता को समकालीन दुनिया में उनके रेलेवेंस से वो दे रहे हैं, एक वो कह रहे हैं कि भगवद गीता समानता के बारे में भगवद गीता, तो इसका मतलब है कि वो उसको एक और भी ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों के लिए, हिंदू नेशनलिस्ट के लिए ये बर्दाश्त नहीं था। कहाँ एक स्वामी जी जो जिंदगी भर संस्कृत और स्क्रिप्चर्स पढ़ के हिंदुइज्म का एक परिभाषा दे रहे हैं, नहीं बर्दाश्त होगा। हम जो कहेंगे हिंदुइज्म में वही चलेगा। तो हिंदू नेशनलिज्म, अब हिंदू नेशनलिज्म की बात हम यहाँ कर रहे हैं और जगहों में इस्लामिक बैकग्राउंड है, जहाँ हम मेजॉरिटी में वहाँ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है। तो जहाँ भी एक समुदाय की रचना, तो कल्चरल नेशनलिज्म में भी मेरे ख्याल से ये खतरा है। लेकिन यहाँ हिंदू नेशनलिज्म का नाम लेते ही बहुत ज़्यादा खतरा है, जैसे कि पाकिस्तान में जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है, मुस्लिम नेशनलिज्म की करता है। तो नेशनलिज्म जब कोई एक समुदाय के साथ जुड़ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। और फासिज्म के साथ तो जाहिर है नेशनलिज्म का बहुत ही स्वाभाविक रिलेशनशिप है, क्योंकि हिटलर, जिसके साथ हम फासिज्म जोड़ते हैं, हिटलर तो बड़े नेशनलिस्ट हैं, पार्टी का नाम ही नेशनलिस्ट, मतलब उनके आइडियोलॉजी का नाम। तो फासिज्म और राष्ट्रवाद एक साथ बहुत आसानी से चल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन ये सारी घटनाएं बार बार हमारे सामने आती हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव के साथ पहली बार आई है, बार बार ये घटनाएं हैं, लेकिन बार बार हमारा जनतंत्र इसके साथ घुस जा रहा है, क्योंकि यूं भी